कि कल हम अलजबरा के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं आज। तो आप इसको ज़रा, कोई भी अगर रीड आउट करना चाहे तो इसको ज़रा रीड कर लें। सर आप वर्बल नहीं पढ़ा रहे थे फ्राइडे वाले दिन? जी, फ्राइडे को वर्बल पढ़ा था हमने। 3 दिन जो है क्वांट के लिए रखे हुए हैं और 2 दिन जो है ना वर्बल के लिए। तो थर्सडे और फ्राइडे इंशाल्लाह वर्बल ही होगा। ठीक। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसको आप समझें। अगर किसी को आइडिया होता है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है तो वो फिर एक्सप्लेन कर सकता है। मैं इस एक्सप्लेनेशन को फिलहाल हम नहीं देखते ताकि हमें खुद हम गेस लगा सकें। ये हमने कर लिए थे 14। ये क्वेश्चन है। सर ये पीडीएफ फाइल कहाँ पे मिलेगी? आप स्लैक पे मौजूद हैं? यस सर। स्लैक में जो हमारा चैनल है 10 AM वाला, उसमें आप देखेंगे पिन मैसेजेस में। तो ठीक है सर। गूगल ड्राइव का लिंक शेयर है, उसमें तमाम बुक्स भी हैं और जितनी हमारी ये क्लासेस चल रही हैं इनके लिए एक एक्सेल फाइल भी शेयर हुई है जिसमें तमाम क्लासेस के लिंक और बुक्स के लिंक उसके अंदर भी हैं। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। सर एक बात पूछनी थी सर, ये जो बुक्स हैं सर, ये तो बहुत पुरानी ऑब्सोलीट नहीं हो चुकी हैं सर? अब तो जो नए जीआरई के पेपर आ रहे हैं वो तो बहुत ट्रिकी हैं, चाहे वो वर्बल हो या क्वांटिटेटिव हो। तो इन पुरानी बुक्स पे इन्हिसार किया जा सकता है क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बुक्स हैं। जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट तो जितना मर्जी पुराना हो वो जाहिर है चेंज तो नहीं हो सकता फॉन्ट में, खास तौर पे तो। और ये ईटीएस का ऑफिशियल मटेरियल है। इसके बाद ईटीएस की लेटेस्ट बुक और कोई भी नहीं आई। यही ईटीएस की वेबसाइट पे अभी पेड करके भी अवेलेबल हैं, यही जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं अभी। एक क्वांट की बुक है, एक वर्बल की बुक है और एक इन दोनों का मिक्सचर है ऑफिशियल गाइड के नाम से। तो ये 3 बुक्स ही हैं जो ईटीएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। तो ये बिल्कुल पुरानी नहीं है, ईटीएस ने ज़ाहिर है खुद बनाई है। अगर तो रियल टेस्ट में कोई चेंज आएगा, मेजर चेंज आएगा, तो वो उस हवाले से नई बुक भी लॉन्च करेंगे। आप ये कह मतलब सर सकते हैं इस कि जो जी। डिफिकल्टी लेवल है ना थोड़ा सा वो, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे रियल टेस्ट में। अगर आप जाते हैं तो रियल टेस्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होंगे, वो ट्रिकी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई इस तरह की चीज आ जाएगी जो कि आप कहें कि मैंने तो बिल्कुल देखी ही नहीं या मैं बिल्कुल अनसीन चीज है, ऐसा नहीं है। तो इनके पास पेपर भी अवेलेबल होते हैं? पास पेपर उनकी वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट सर्च करें तो कुछ लोगों ने कुछ पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस इस तरह डिस्कस किए हुए हैं। तो वहां से आपको कोई आइडिया मिल सकता है। वैसे इनके मॉक टेस्ट हैं, वो आप दें तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। 2 फ्री मॉक्स हैं ईटीएस के। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, 90% आपकी तैयारी आप समझते हैं जब होगी है, तो फिर आप वो मॉक्स जो है अटेम्प्ट करें और उसके मुताबिक फिर अपनी गलतियों को नोट डाउन करके उनको इम्प्रूव करें। ठीक है सर, थैंक यू। तो मटेरियल बिल्कुल ये ठीक है। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जो ईटीएस का अपना ऑफिशियल मटेरियल है ना, इसके मुकाबले में कोई भी हमारे सीनियर भी और कोई भी इंस्ट्रक्टर जो जीआरई के हैं वो ये रेफर नहीं करते कि आप किसी और
प्लेटफॉर्म का ऐसा मटेरियल जो आपको लग रहा है कि उन्होंने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है, तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, बजाय इसके कि आप ईटीएस का ऑफिशियल मटेरियल ज़्यादा फॉलो करें। आप बेशक उधर से भी आइडिया लें, लेकिन आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है अपनी, और आपको रिलाय जो है ईटीएस के ऑफिशियल मटेरियल पे ही होना चाहिए। क्योंकि बाकी जितने भी हैं, जिस तरह मैनहट्टन है, प्रिंसटन है, कैपलान है और मगूश है, ये बनाते हैं क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हज़ारों में हैं, इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, इनके स्टडी प्लान्स भी हैं, पेड भी हैं। तो लेकिन जितने भी लोगों ने उनको फॉलो भी किया है, हमारी इस मैंने भी काफ़ी इस पे रिसर्च की थी शुरू में कि मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो एट द एंड रिजल्ट यही मिला कि सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि वो उस लेवल का मटेरियल नहीं है जिस लेवल पे रियल टेस्ट आते हैं। तो ईटीएस का जो ऑफिशियल मटेरियल है, जो कि ये 3 बुक्स हैं खास तौर पे, ये काफ़ी करीब हैं रियल टेस्ट के। सिर्फ ये है कि इनमें आपने अब ये जिस हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं, इसमें आपने इस मटेरियल को ज़ाया नहीं करना अटेम्प्ट करते हुए, मतलब आप अभी इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने जल्दी से जल्दी बस ये क्वेश्चन देखा और इसको सॉल्व आउट किया और अगले क्वेश्चन पे चले गए, नहीं। आपने हर क्वेश्चन में ना लॉजिक बिल्ड करनी है अपनी, कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर रियल टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा, जाहिर है वो इससे थोड़ा चेंज होगा, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते साथ आपने सबसे पहले करना क्या है। तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, और वो आंसर डिमांड किस फॉर्म में कर रहा है। मतलब आपके पास अगर कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इस 14 नंबर क्वेश्चन में देखें, नीचे हमारे पास ए से ई तक चॉइसेस हैं, तो हमने इन्हीं में से कोई चॉइस सेलेक्ट करनी है, तो आपने आंसर भी इसी फॉर्म में फिर लेके आना होता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ सॉल्व आउट करनी है, तो आपने ये स्ट्रेटजी देख के कि सबसे पहले आपको डिमांड क्या है और डिमांड किस फॉर्म में है, और फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की मदद से आप उस फॉर्म तक या उस डिमांड तक पहुंचते हैं। और फिर उसमें स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं, कुछ लंबे तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई शॉर्टर वे होता है, कोई लॉन्गर वे है, तो आपने वो फॉलो करना है जिससे आपका टाइम बच सके और आप इजीली कर सके। चलें जी, क्वेश्चन 14 को देखते हैं। अगर किसी को समझ आ गया तो वो एक्सप्लेन करना चाहे। हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बुक पढ़ी थी, उसमें हमने कोऑर्डिनेट प्लान्स पढ़े थे, और उसी से ये कुछ मिलता जुलता है। उसमें हमने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी। अगर आप लीनियर इक्वेशन को इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें कोऑर्डिनेट प्लान में, तो उसके लिए एक इक्वेशन देखी थी हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सर माजिद को आई थिंक याद होगा। सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जी जी, स्ट्रेट जी लाइन सर, ना। याद है। जी सर, उसको बिल्कुल। आप लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, लीनियर लाइन भी अगर आप रिप्रेजेंट करें ना, तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। जिस तरह ये अब 4x + 3y इज इक्वल टू 60 है, तो इसको अगर आप इसके पॉइंट्स निकाल के अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अब वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इनसाइड रीजन आर। पहले तो हम रीजन आर देख लेते हैं कि रीजन आर क्या है। ऊपर पढ़े, इन द एक्स वाई प्लेन ट्रायंगुलर रीजन आर इज बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन जो दी हुई है कि इन 3 इक्वेशन से वो जो रीजन है वो बाउंड हुआ हुआ है। ठीक है, वो ट्रायंगुलर रीजन है और वो बाउंड हुआ हुआ है इन 3 लाइन से। अब पहले ये 3 लाइंस हमें पता चल जाए कि कैसे बनेगी, उसके बाद फिर हम इसको, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लान आ गया। अब सबसे पहले देखें, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है। सेंटर में। जी सेंटर में होता है, या वाई पे आप कहीं भी कह सकते हैं ना, इस पूरी लाइन पे एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और हॉरिजेंटल पे वाई 0 होता है। अब आप इसके साथ ये x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन जहाँ x 0 है वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। ठीक है,
आप पुट करके देख सकते हैं तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे इस लाइन के। ठीक है, तो अब हमें वो कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर रीजन आर इज बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एक आप कह लें कि ये जो एक्स इक्वल टू जीरो है, ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है। और ये जो वाई इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि उन्होंने बताया। हम फर्ज कर लेते हैं, बाद में हम इसको चेक भी कर लेंगे भी, कि अगर तो ये हम पॉइंट लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू जीरो हम कंसिडर करते हैं इसको पहले। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको हम x इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, एक लाइन ये है एक ये है, जैसे अभी हमने ये कंसिडर किया तो एक लाइन उन्होंने ये बताई, एक लाइन ये बताई, और थर्ड लाइन उन्होंने ये बताई है। आप वैसे समझने के लिए फिलहाल इसको अगर कंबाइन करते हैं तो बेसिकली वो थर्ड लाइन इसको कह रहे हैं कि ये थर्ड लाइन है जिससे ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ठीक है, ये जो रीजन बना है इसको उन्होंने आर कहा है पूरे को। और इस आर के लिए उन्होंने फिर पूछा है कि ये पॉइंट्स जो हैं आप चेक करें कि इस आर के अंदर ये लाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यूज चाहिए ना, वाई एक्सिस पे अभी ये पॉइंट जो है या एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलने चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स के हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, सबसे पहले आप इसमें एक्स को जीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वाई जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये दो पॉइंट आपके पास निकल आएंगे। जब दो पॉइंट आपके पास निकलते हैं, उनको आप आपस में जब यहाँ पे ड्रॉ करके मिलाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। और एक्स, अगर आप उसको जीरो कर लेते हैं, वाई को जीरो पुट करें तो आपके पास आई थिंक एक्स आता है 15। ठीक है, तो एक्स अगर 15 हो, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं ये 15 है, और इसके साथ वाई जीरो, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये इस लाइन का पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। 20 आएगी सर। तो एक्स हमने जीरो पुट किया और वाई की वैल्यू 20 आ गई। अब ये पॉइंट ये आ गया। अब ये जीरो और जीरो बता रहे हैं कि ये इस लाइन पे या इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हमने एग्जैक्ट निकाल लिए। अब आप इनको स्ट्रेट अगर मिलाते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि इसी इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर आप इसको अभी भी डाउटफुल हैं तो आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आप हम्म, कोई डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू आप इसमें 5 पुट कर लें तो आपके पास वाई की कोई वैल्यू निकल आएगी। तो वो तकरीबन यहाँ पे कोई वैल्यू बनेगी। ठीक है, इस जगह पे। तो अब फिर आप और इनको देख सकते हैं, बहरहाल वो इसी स्ट्रेट लाइन पे ही वैल्यूज आती जाएंगी, आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे हमें ये वैल्यूज निकल आई जो पहले हमारे पास वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स की वैल्यूज निकल आई हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज निकल आई हैं। पहले हमने ये जस्ट एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो को हमने पिन पॉइंट किया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो हमारे पास ये वैल्यूज नहीं थी, अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, इनमें से कौन कौन सी इस रीजन के अंदर आती हैं। मतलब कहने का ये कि इस इक्वेशन को जो वैल्यू ट्रू करेगी वो तो इसी लाइन के ऊपर आएगी ना, मतलब जो 60 के इक्वल आंसर आएगा। हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो भी पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अब जो भी हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे आंसर 60 आए, वो तो इस लाइन के ऊपर ही लाया करेगा। लेकिन अगर आंसर 60 से बड़ा आएगा तो वो इससे
अपवर्ड साइड पे लाई करेगा, और अगर इससे आंसर 60 से छोटा आएगा तो वो डाउनवर्ड आएगा, मतलब कि वो इस एरिया में आएगा। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो ये सिर्फ क्वाड्रेंट वन में ही रहेगा, मतलब कि टोटल सिर्फ इसी ट्रायंगल के अंदर अंदर ही हमने ये पॉइंट्स देखने हैं, और ये सारे पॉइंट्स अंदर ही रहेंगे, सॉरी क्वाड्रेंट वन में ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर नहीं रहेंगे, क्वाड्रेंट वन के अंदर रहेंगे। अब हमने चेक करना है कि ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो आप इसमें 2 पुट करें एक्स की जगह, 18 पुट करें वाई की जगह, तो आपको एक आंसर मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा वो 60 से बड़ा है या छोटा है, या 60 के इक्वल है। अगर वो छोटा होगा तो वो इस ट्रायंगल के अंदर फॉल कर रहा है, अगर बड़ा होगा तो बाहर फॉल कर रहा है। हमने सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स ही देखने हैं। तो आप इस तरह अगर इनको पुट इन करते जाएंगे तो आपके पास दो चॉइसेस ही बचेंगी, जो कि बी और आई थिंक डी है, ठीक है, जिनका आंसर 60 से छोटा आएगा। तो सिर्फ वही दो पॉइंट्स हैं जो कि आपके इधर फॉल आउट करते हैं। सर दानियाल, इनमें इस क्वेश्चन में हमें तमाम वैल्यूज को पुट करके देखना होगा, कोई इसके लिए शॉर्टेस्ट वे भी है? नहीं, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। तो किसी को कोई इशू हो तो बता दें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 को देखें। एट द बिगनिंग ऑफ अ ट्रिप द टैंक ऑफ डियाना's कार was filled with gasoline to half of its capacity। ठीक है, ट्रिप के स्टार्ट पे वो हाफ था टैंक उसका। ड्यूरिंग द ट्रिप डियाना यूज 30% ऑफ द गैसोलीन इन द टैंक। ट्रिप के दौरान उसने 30% गैसोलीन इस्तेमाल कर ली। एट द एंड ऑफ द ट्रिप डियाना एडेड 8 गैलन ऑफ गैसोलीन टू द टैंक, और ट्रिप के एंड पे उसने 8 गैलन मजीद गैसोलीन उसमें ऐड की। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ डियाना's कार वाज x गैलन्स। अगर उसकी कैपेसिटी x गैलन्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैसोलीन इन द टैंक आफ्टर डियाना's एडेड गैसोलीन टू द टैंक एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अगर उसकी कैपेसिटी जो एक्स गैलन है, तो आप बताएं कि कौन सी एक्सप्रेशन है जो एक्स की फॉर्म में ही ज़ाहिर होगी, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि एक्स गैलन उसकी कैपेसिटी है। तो एक्स की फॉर्म में या एक्स की टर्म में कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है नीचे, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो कि उसकी कैपेसिटी को एट द एंड ऑफ द ट्रिप जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है। और वो जो डियाना ने 8 गैलन ऐड किए थे एट द एंड, उसके भी बाद ये लिखा हुआ जिस तरह आफ्टर डियाना एडेड गैसोलीन टू द टैंक एट द एंड ऑफ द ट्रिप, कि 8 गैलन ऐड करने के बाद जो उसकी कैपेसिटी, जो उसका लेवल बना है कि उसमें फ्यूल कितना है, उसको कौन सी एक्सप्रेशन इनमें से रिप्रेजेंट कर रही है। सर ए एंड बी। जी, सर ए मेरे एंड ख्याल बी। में ये इसके लिए लॉजिक आप समझ लें कि क्वेश्चन आपने मतलब कैसे सॉल्व करने, आपने आंसर की तरफ जाना कैसे, आपके पास जो आंसर चॉइसेस दी हुई हैं उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी कोई स्ट्रेटजी आप में से एक्सप्लेन करना चाहे, या आप मतलब मैम ने जैसे आंसर तो सही बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आप कैसे इन आंसर्स की तरफ जा सकती हैं। सर फर्स्ट इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि जो टैंक है वो हाफ फिल है, और गैलेंस के लिए हमें एक्स इन्होंने डिनोट किया है, राइट। जी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में देखेंगे कि यहाँ पर गैलन जो है वो हाफ फिल है, एंड उसके अंदर से उन्होंने 30% यूज किया हुआ गैलेंस को। देन हमें माइनस करना है उस परसेंटेज को, एंड लास्टली उन्होंने क्या किया है, 8% गैलन 8 गैलेंस उसमें ऐड किए हैं। यहाँ पर लास्ट में वो 8 गैलन ऐड भी हो रहे हैं, और हमें 8 गैलन ऐड करने के बाद वो वैल्यू चाहिए।
एंड सेकेंडली जब हम बी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑप्शन चूज करने हैं, तो बी में हम देखते हैं अगर हम ये डिनोमिनेटर्स को सेम करें तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम माइनस कर सकते हैं। तो सेकंड में हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू बन रही है। दैट्स हाउ आई फिगर इट आउट। ठीक है सर, माजिद आप भी कुछ बता रहे थे। जी सर, ये मैडम ने जो बता दिया मैं भी यही बताने वाला था कि एक्स तो एक वैल्यू है ना कि जो वेरिएबल है, और हाफ इसमें मेंशन है, तो मेरे ख्याल में तो ये यही आ रहा था सर। ठीक है, इसमें अब देख लें, अगर ये जिस तरह स्क्वायर में चॉइसेस दी होती है ना, वैसे तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इंडिकेट ऑल सच एक्सप्रेशंस, कि इसमें से तमाम ट्रू आंसर्स आपने बताने, मतलब एक से ज्यादा इसके आंसर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है तो ये भी हमें बता रहा होता है कि इसमें एक से ज्यादा आंसर ही होंगे। जब ये सर्कल में होते हैं ABCD ऑप्शंस, तो उसमें सिर्फ एक आंसर होता है, और जब ये स्क्वायर होता है तो इसमें एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो आपको तमाम चॉइसेस जो उन्होंने डिमांड की हैं वो सारी बतानी होती हैं। अगर आप एक भी मिस करते हैं आंसर, तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग ही कंसीडर होता है। आपको आधा आंसर ठीक देने के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो ये तो लाजमी है कि दो जी जी। तो ये लाजमी कि दो ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, मीन्स ये थ्री भी नहीं, हो दो से सकते हैं, ज्यादा भी फोर हो भी हो सकते हैं, सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हों, ओके। लेकिन सर यहाँ मेजोरिटी पे 2 ही ये होते हैं, क्योंकि जी जी। ऑप्शन सी जो है सर, ये भी जरा चेक करें, क्योंकि x/2 का अगर आप 30% ले ना सर, तो ये 3x/20 आ रहा है। थोड़ा बहुत मुझे इस तरह समझ आ रहा इसको हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। है। जी सर। इसको मैंने अपने तौर पे सॉल्व नहीं किया, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन रीड आउट कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, द कैपेसिटी ऑफ कार टैंक वाज X गैलन ऑफ द गैसोलीन, ये तो मैं उसे क्वेश्चन में ही बताया था। और बिफोर द ट्रिप द टैंक वाज हाफ फुल, देयरफॉर कंटेन्ड X/2 गैलन ऑफ गैसोलीन। अगर उसकी कैपेसिटी X गैलन है, तो स्टार्ट में वो हाफ था तो वो X/2 हो गया। फिर ड्यूरिंग द ट्रिप 30% ऑफ द गैसोलीन इन द टैंक वाज यूज्ड। तो 30% अगर वो यूज हो गया है, तो 70% उसमें रिमेनिंग होना चाहिए ना। तो आप 70% अगर इसका निकालें X/2 का, तो वो आपके पास एक जो भी फिगर आती है, वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही आएगी आपके पास, जो कि ये बता रही होगी कि लेफ्ट ओवर फ्यूल कितना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये निकाला 70% ऑफ X/2, जिसको आप 7/10 भी लिख सकते हैं। 70% को 70/100 था तो 0 0 कैंसिल हो गया, 7/10। और X/2 का जब 70% लिया तो 7X/20 आ गया। ठीक है। अब ये तो जस्ट उन्होंने ये बताया कि जब 30% कंज्यूम हो गया तो 70% ये बच गया। लेकिन उसके बाद एट द एंड उसने 8 गैलन मजीद ऐड भी किए थे, तो वो इस 70% में आपने मजीद 8 ऐड किया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गई। ठीक है। एट द एंड आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, जो कि एग्जैक्ट बी के इक्वल है, तो बी तो इसका आंसर होगा। एक करेक्ट चॉइस हमने निकाल ली। अब उसके बाद हमने देखना है, हाउएवर द क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड ऑल द आंसर चॉइसेस दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैसोलीन इन द टैंक एट द एंड ऑफ द ट्रिप। So you need to determine whether any of the other choices are equivalent to 7X/20 plus 8। अब बाकी चॉइसेस को भी हमने देखना है कि वो 7X/20 plus 8 के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप सबसे पहले तो देख लेंगे, इसमें अब एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें, ये -8 हुआ हुआ है, इसमें -8 हुआ हुआ है, और सब में ये प्लस हुआ हुआ है। तो आप ये -8 वाले पहले भी सबसे पहले भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये चॉइसेस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये हमारे पास एक
करेक्ट आंसर आ गया जो कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया। अब हमने बाकी चॉइसेस को देखना था, तो यहाँ वैसे ही -8 हो रहा है, अब इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ उस तरह करेक्ट नहीं आ सकती। अब हमने सिर्फ इस एक ऑप्शन को और एक इस ऑप्शन को हमने चेक करना है कि वो हमारी 7x/20 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 3x/20 तो हम सॉल्व आउट ही नहीं कर सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, इसको अगर आप 100% श्योरिटी के साथ देखना चाहते हैं तो आप सॉल्व आउट करेंगे, अदरवाइज आपको अब नज़र आ गया कि जस्ट एक ही ऑप्शन मजीद बचा है, तो उसको आप सॉल्व आउट नहीं करेंगे बल्कि उसको करेक्ट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक से ज़्यादा चॉइसेस ही इसमें सेलेक्ट करनी है, और आपके पास मजीद और कोई चॉइस बची नहीं चेक करने के लिए, तो आपके पास एक ए ही बच रहा है, तो एक लाजमी बात है कि करेक्ट होगा। और वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसका नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपके पास एट द एंड 7x/20 ही बनता है। जैसे इन्होंने ये सॉल्व आउट किया, तो ये 7x/20 ही आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू हो तो बता दें। क्लियर है सर। ओके, चलें आगे। अब न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस हैं। ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी होती है ना, इसको भी हमने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आप आंसर को किस तरह किस फॉर्म में ला सकते हैं, या उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपने किस रूल को देखते हुए जो है ना उस आंसर को रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी इन्होंने ये बताया, इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द करेक्ट आंसर सच एज 2.5 एंड 2.50 आर ऑल करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको 2.50 को 2.5 लिखेंगे तब भी वो करेक्ट होगा। और जिस तरह ये फ्रैक्शन डू नॉट नीड टू बी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स, दो यू मे नीड टू रिड्यूस योर फ्रैक्शन टू फिट इन द बॉक्सेस। वही ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन अगर आपकी बड़ी आई है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको अब और डिवाइड या कटिंग करके मजीद शॉर्ट करके आप उसको लिखें। बड़ी फ्रैक्शन का भी आंसर ज़ाहिर है सेम ही आता है, वो किसी भी शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको कटिंग करके अपना टाइम लगा के उसको शॉर्ट करें, आपका वो आंसर भी करेक्ट ही होगा। तो ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 16 को पढ़ें। मशीन ए वर्किंग अलोन एट इट्स कांस्टेंट रेट प्रोड्यूसेस x पाउंड्स ऑफ पीनट बटर इन 12 मिनट्स। मशीन ए है जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और वो 12 मिनट्स में एक्स एक्स पाउंड जो है ना पीनट बटर बना रही है। और इसी तरह मशीन बी है, वो एक्स पाउंड ही बना रही है 18 मिनट्स में। अब आप ये बताएं कि हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक machines A and B working simultaneously at their respective constant rates to produce X pounds of peanut butter। उतना ही पीनट बटर बनाने के लिए अगर ए और बी इकट्ठे काम करें तो वो कितने मिनट में बनाएंगी। तो हमें पता है कि रेट या स्पीड का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था। रेट इज इक्वल्स टू, ऊपर हम कहते थे वर्क डन, या स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको फर्ज कर लें कि वर्क डन है। ठीक है, इस केस में क्योंकि मशीन काम कर रही है तो वर्क डन उसने कितना किया, और नीचे टाइम आता था। ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमसे उन्होंने टाइम पूछा है, तो ये टी बेसिकली उन्होंने पूछा है, तो टी को हम उधर ले जाएं और यूं कर लें, वर्क डन
और आर को हम इधर डिवाइड कर दें। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब हमसे उसने ये पूछा है। अब तो अगर किसी अकेली एक मशीन का पूछा हो ना, तो हम उस मशीन का वर्क डन और उसका रेट डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि इतना वो वर्क इस रेट से अगर करेगी तो वो उसका कितना टाइम लगेगा। अब हमें मशीनें दो हैं और उन्होंने कहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से कर रही हैं, और अब इनका कंबाइन हमने बताना है कि वो कितने मिनट में वो करेंगी। तो उसका रेट जो दोनों का है वो हम ऐड करके इस आर की जगह लिखेंगे। ये बेसिकली अब आर ए बी निकलेगा, ठीक है। मतलब इनका कंबाइन रेट होगा। तो आर ए बी निकालने के लिए आप दोनों का रेट ऐड करेंगे। पहली का रेट क्या बनता है, जो एक्स पाउंड प्रोड्यूस कर रही है 12 मिनट्स में, तो वर्क डन ओवर टाइम 12 मिनट्स, ठीक है। और दूसरी का रेट क्या बनेगा, वो भी वर्क डन एक्स ही है और 18, ठीक है। तो आर की वैल्यू बेसिकली ये हमारे पास आ गई पूरी। इसका आप एलसीएम लेके यहाँ पे इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसका एलसीएम आप ले लें 36 आ जाएगा, और 3x + 2x, तो ये 5x/36 आ जाता है, ठीक है। तो आप इस r की जगह 5x/36 लिखेंगे। फिर आपके पास एक टाइम के लिए एक वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इधर लिखता हूँ। अब वर्क डन हमारे पास क्या है इस केस में, वो x है ना। आप उसकी जगह x भी लिख सकते हैं। और 5x आई थिंक 36, ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये नहीं पता कि कितने यूनिट्स हैं, या मतलब वर्क डन जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है ना। तो आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक एग्जैक्ट उनका फॉर्मूला आ गया रेट के मुताबिक। अब हम ये चेक करना चाहें कि वो 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगाएंगे, तो हम एक्स की जगह 10 पुट कर देंगे। हम अगर एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 यूनिट के लिए हमारे पास आ जाएगा कि 1 यूनिट वो कितने टाइम में बनाएंगे। तो बेसिकली उनका रेट हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है, ठीक है, टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें जस्ट, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक्स की जगह 1 पुट करें, और ये जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व आउट करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी अपना। तो 36 × 1 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकते। ठीक है। और टी की वैल्यू आएगी 36 ÷ 5, जो कि 7.2 आती है। अब ये 7.2 टाइम है, और हमारे दोनों टाइम्स मिनट्स में थे, तो ये टाइम भी मिनट्स में ही निकला। तो आप इसको 7.2, अब यहाँ पे देखें आंसर में मिनट्स लिखा हुआ है, तो आपको मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट इस ब्लॉक में 7.2 लिखना होगा इस तरह, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा। इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को। इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 7.2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जस्ट निकाला है। अब आप कुछ भी एक्स की जगह पुट करेंगे तो उसका एट द एंड रिजल्ट जो है वो 7.2 ही आएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, और फंक्शंस हमने बेसिक उस बुक में मौजूद नहीं थे, हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया। बहरहाल इसमें देखते हैं, अगर किसी को फंक्शन का आइडिया, सर माजिद आपको आइडिया, तो आप इस क्वेश्चन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ एफ हैज द प्रॉपर्टी दैट एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन for all the numbers x. If f of 4 is equal to 17, what is the value of f of 8? ठीक है, फंक्शन f की एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि वो f of x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वन है फॉर ऑल नंबर्स x। ठीक है, तमाम नंबर्स के लिए वो ये सेम रहेगी। तो इफ f of 4 is equal to 17, what is the value of f of 8? सर जी जी, इसका इसका आंसर जो है ना 65 आएगा। वो इस 65 तरीके से आएगा। मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन। यस सर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें ये कि एक्स की वैल्यू अगर 4 लगाई हुई है, तो 4 का जी अगर स्क्वायर लें तो 16 होगा। 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, जो कि आपको एफ 4 में 17 नजर आ रहा है। तो एफ 8 के हवाले से अगर देखा जाए तो 8 8 जा 64 हो गया। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। चलिए, आपने एक लॉजिक पेश किया है, उस तरह आंसर तो 65 ही आता है, जी सर, लेकिन लॉज। यस सर, लेकिन लॉजिक। इसमें एक देख लें कि उन्होंने प्रॉपर्टी हमें बताई है ना, यस सर। कि फंक्शन एफ हैज द प्रॉपर्टी दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमें डायरेक्ट एकदम आंसर नहीं निकालना है या कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक को देखना है। सही। अब वो हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं बेसिकली, कि अगर फंक्शन एफ 4 की वैल्यू 17 है, तो फंक्शन 8 की वैल्यू क्या होगी। अब ऊपर हमें इसी फंक्शन की एक प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी कि तमाम एक्स नंबर्स के लिए, कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, उसका आंसर हमारे पास एक ही रहेगा ये। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, अभी मैंने खुद देखी है, चैट जीपीटी से ही मैंने पूछा, तो उसने ये कहा कि आपका जो ये आंसर है ना एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये बेसिकली कांस्टेंट रहेगा तमाम एक्स के नंबर्स के लिए। मतलब अगर उन्होंने हमें एफ ऑफ 4 इक्वल टू 17 दे दिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ 8 हो, एफ ऑफ 100 हो, एफ ऑफ 1000 हो, उसका आंसर भी 17 ही है। तो इसका भी आंसर हम 17 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एक पैटर्न उसने बताया है। इसको मैं मजीद भी देखूंगा, अगर कोई और मजीद मुझे समझ आती है तो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे। और कोई इसमें अगर किसी को पहले से आइडिया है तो वो ऐड कर सकता है। सर इसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम उसमें एक ऐड करते जाएंगे तो प्रीवियस यानी कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू एफ ऑफ 5 के इक्वल होगा, एफ ऑफ 5 की वैल्यू एफ ऑफ 6 के इक्वल होगा। वो सारा कांस्टेंट ही रहेगा, हमारे ठीक पास है, ये फंक्शन बन जाएगा। हाँ, ये आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर आप इस x की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, देखें, एफ ऑफ 6 आ जाता है ना। वो उसकी वैल्यू नहीं निकली, मतलब एक फंक्शन दूसरे के इक्वल आ गया बेसिकली। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 6, इसी तरह एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ 7। तो ये सो ऑन चलता जाएगा इस तरह। और इस तरह ये हमें आखिर में इसका रिजल्ट यही समझ आता है कि तमाम वैल्यूज के लिए तमाम फंक्शंस इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन की वैल्यू हमें उन्होंने दे दी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बाकी तमाम फंक्शंस के लिए भी यही वैल्यू होगी। तो एफ ऑफ 8 के लिए यही 17 वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया ना। हसन, आपसे पूछ रहा हूँ।
सर क्लियर है। चलें ठीक है। ओके, ये अलजबरा का चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्री। ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट तो हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली बुक में पढ़े थे। जो न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे फिर उनको हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे। ये उसी तरह एग्जांपल दी हुई है। हर चैप्टर से पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के जो क्वेश्चन है उसमें ये 4 चॉइसेस होती हैं हमारे पास, इस तरह जो अंडरस्टूड हो जाती है हमें प्रैक्टिस करने के बाद के क्वांटिटी ए इज ग्रेटर होता है ए में बी ग्रेटर होता है, सी में दोनों इक्वल होती हैं, और डी में कोई भी रिलेशनशिप उनमें हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे होते। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, इन द एक्स वाई प्लेन वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एस इज द पॉइंट 2 2, द डायगोनल्स ऑफ एस इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 6 6। अब बताएं, क्वांटिटी ए है द एरिया ऑफ एस और क्वांटिटी बी है 64। अच्छा, मैं उन्होंने एक्स वाई प्लेन में ये बताया है कि एक स्क्वायर है जिसको एस उन्होंने कहा है, और उसका एक वर्टेक्स जो है वो पॉइंट है 2 और 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। वर्टेक्स कहते हैं या वर्टिसेस कहते हैं स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। 4 कॉर्नर होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं स्क्वायर में। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री में आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए ना जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हों या वैल्यूज दिए हों, जैसा ट्राइंगल के केस में भी होता है, तो और आपको शेप ना दी हो साथ, तो आप कोशिश किया करें कि उसको रफ में अपने तौर पे वो शेप ड्रॉ करें। हमने ये ज्योमेट्री के केस में और स्ट्रेटजीज की बुक में भी ये सजेशन दी हुई है कि आप शेप ड्रॉ करें, फिर उसको रीड्रॉ करें, कोई नई वैल्यू निकलती है, फिर आप उसको रीड्रॉ करते करते आप अपने आंसर की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लान आ गया। अब हमें उन्होंने एक वर्टेक्स दिया हुआ है 2 और 2, तो ये x1 कर लेते हैं, ये x2 कर लेते हैं, और y1 y2। तो 2 और 2 पॉइंट यहाँ पे तकरीबन बनता है। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने हमें दिया हुआ कि ये एक वर्टेक्स है स्क्वायर का, और साथ हमें उन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, द डायगोनल ऑफ एस इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 6 6, कि जो उसके दो डायगोनल्स हैं एस स्क्वायर के, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 6 और 6। पॉइंट 6 और 6 अगर देखें हम, तो ये 3 4 5, और यहाँ पे जाके 6 बनता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको देख लें कि ये 6 एफर्ट्स कर लें, तो तकरीबन ये पॉइंट बनेगा 6 और 6। ठीक है, ज़्यादा आई थिंक बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। इसको हम 2 कर लेते हैं, इसको हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किए हमने, ये तो समझ आ गया ना। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने बताया था कि एक वर्टेक्स स्क्वायर का 2 और 2 है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला पॉइंट। फिर उन्होंने बताया कि डायगोनल जो है वो 6 और 6 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब यही है कि वो यहाँ से आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब डायगोनल दायरा है, वर्टिसेस के साथ अटैच होते हैं, तो हमने इस डायगोनल को लेके जाना है।
जो एक वर्टेक्स हमें जो दिया हुआ है, एक मिनट में इसको रब कर दूं। ये जो हमें वर्टेक्स दिया हुआ है, अब इसको जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करें, सबसे पहले तो आप उसके साथ मिलाएंगे, इसको आप स्ट्रेट ही समझे, ठीक है। अब हमें बता दिया इंटरसेक्शन इस 6 पॉइंट पे है, 6 × 6 पे, और जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है तो ये बेसिकली वो सेंटर होता है स्क्वायर में। जैसे ये स्क्वायर है, तो ये दो डायगोनल ड्रॉ किए, तो ये जो बेसिकली बन रहा है ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर हमें बेसिकली 6 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब जितना ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, उतना ही आप मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंड कैसे करेंगे? आप यहाँ से डिस्टेंस देख लेंगे कि ये एक्स देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स देखें 6 है, तो ये कितना राइट साइड पे मूव कर रहा है? 4 पॉइंट्स। तो आप यहाँ से एक्स मजीद 4 पॉइंट्स मूव करेंगे। और इसी तरह आप 6 को भी देख सकते, वाई को भी देख सकते हैं कि यहाँ वाई 2 है और यहाँ पे वाई 6 है, तो आप अपवर्ड वाली साइड पे भी 4 पॉइंट ही मूव करेंगे, तो वो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन जाता है ये। ठीक हो गया। ये आपके पास पॉइंट आ जाता है 10 और 10। ये आपने खुद निकाल लिया क्योंकि स्क्वायर है, हमें पता है। अब यहां से आप 2 पॉइंट और निकाल सकते हैं दूसरे डायगोनल की तरफ मूव करते हुए, कि ये पॉइंट है, यहां से आप इस तरफ मूव करें और इस अपवर्ड साइड पे मूव करें, तो आप ये स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि आपको यहां से पता चलता है कि ये y 10 है और x भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आपके पास x आ गया, यहाँ पे आपके पास 10 y आ गया, तो उस तरह आप ये पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आई है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें कि हम कैसे ये पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर रहे हैं? सर ये 10 10 का बता दें सर। 10 सर देखे ना, ये हमारे पास एक वर्टेक्स दिया हुआ था और हमें सेंटर पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हमें पता है जी कि इस सेंटर पॉइंट से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है, वो इस सेंटर पॉइंट से बाकी तीन वर्टेक्स का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, जी सेंटर से सर। हर तरफ वाला सारे कॉर्नर्स बराबर हैं। तो यहाँ से अब देख लें कितना डिस्टेंस बनता है इसका। आप फोर एक्स फोर एक्सिस पे भी देख लें और वाई एक्सिस पे देख लें, दोनों का जी 4 4 बनता है। तो आप जी सर। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में भी 4 ऐड कर लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में भी, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। जी जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक जब ये पॉइंट आ गया तो आपको एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट मिल जाएगा और वाई वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, जिससे आप फिर ये पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है स्ट्रेट है ये लाइन, तो यहाँ पे x 2 ही रहेगा और y 10 होगा, तो आपके पास ये पॉइंट भी आ जाता है 2 और 10, ठीक है। और ये पॉइंट आ जाता है आपके पास, सॉरी ऊपर होगा 10 और 2, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, अब जब चारों पॉइंट आपके पास आ गए, अब आपने जो इसका क्या कहते हैं रेडियस है, रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस तो सर्कल में होता है, जो डिफरेंस है वो आपको पता है 4 पॉइंट्स का है ना, चारों साइड्स पे सेंटर से। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है एरिया का, इसके लिए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बता सकता है कोई? लेंथ का स्क्वायर सर, एल स्क्वायर। जी जी, लेंथ का स्क्वायर या लेंथ इनटू विड्थ या कुछ भी कर लें, बस दो साइड्स को आपस में आपने वो करना होता है। अब आपको कोई एक साइड चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब डायगोनल से आपको पता चल जाता है कि
ये जैसे दो डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास जस्ट चारों वर्टिसेस हैं, हमारे पास कोई साइड नहीं है जिससे हम एरिया की तरफ जा सकें। लेकिन हमें ये पता है कि जब ये डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर को दो राइट एंगल में, ये राइट ट्राइंगल में जो है ना ये डिवाइड करते हैं। तो कोई भी एक ट्राइंगल को हम कंसीडर करके सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये चीज, अगर आप इस ट्राइंगल को सिर्फ कंसीडर करते हैं तो आप यहां से यहां तक जो फासला है उसको इस लेंथ के इक्वल कर सकते हैं ना, बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। और यहां से यहां तक जो फासला है इसकी लेंथ भी आप बता सकते हैं कि ये कितनी है एक्स एक्सेस पे। ठीक है। तो ये दो आपके पास, एक ये साइड आ गई, एक ये साइड आ गई इस राइट ट्राइंगल की। तो राइट ट्राइंगल में आप थर्ड साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथागोरियन थ्योरम, या जो ट्रिपलेट्स है उसकी बेसिस पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये चूंकि स्क्वायर है ना, जी इसका अगर हम एक साइड मालूम कर लें तो उसका स्क्वायर ले लें, फिर ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल, हमें एक पॉइंट। जी। बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी जी सर एक ये, पॉइंट तो बेसिकली हमने वैसे कर ही लिया है। सर ये जो पहला वाला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट के साथ, ये 2 2 है ना, ये जो अपने, हाँ, ये नीचे वाला जो पॉइंट है, जी जी, ये वाला, ये टू, हाँ ये 2 2 है ना ये सर। टू टू है, ये टू टू है। और दूसरा जो है वो 10 2 है। जी 10/2 है, तो सर अगर कोई मैथ्स के ये बैकग्राउंड से वाला। हो ना, इसके लिए जी, दो पॉइंट के बीच में हम जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसको हम डिस्टेंस फार्मूले से, अगर कोई मैथ्स का बैकग्राउंड से है तो उसकी मदद से हम एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये भी है कि आपको जब ये पॉइंट पता चल गया ना, ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट पे या एक्स एक्सिस पे आप देख लें इसकी वैल्यू 2 है। और यहाँ पे देख लें इस पॉइंट को अगर आप जी एक्स एक्सिस पे मिलाएं तो ये वैल्यू आपके पास 10 बन रही है। तो इनके दरमियान जो फासला है ना वो 8 का पॉइंट का है। तो आप इस लेंथ को कंसिडर कर सकते हैं कि ये 8 है। इसी तरह जी इस लेंथ को देखें तो ये भी 8 ही बन रही है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों लेंथ 8 ही हैं। तो आप अगर 8 का स्क्वायर लेते हैं या लेंथ इंटू विड्थ जी या सर। दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 आता है। जी और क्वेश्चन में हमसे उन्होंने ये पूछा था कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो बताएं क्वांटिटी बी से कंपेयर करके। तो वो हमारा 64 निकला अगर इसका आंसर, तो क्वांटिटी बी भी 64 है, तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ गई। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट होगा। चलें लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। Question 2. The length of a side of a regular pentagon with a perimeter of 12.5 or the length of a side of a regular hexagon with a perimeter of 15। ठीक है। तो एक में वो बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, के पेंटागन की कोई भी एक लेंथ की एक साइड की लेंथ उसके पेरीमीटर की बेसिस पे, और इसी तरह हेक्सागोन की लेंथ उसके पेरीमीटर की बेसिस पे। अब पेंटागन क्या होता है? जो एक रेगुलर पेंटागन होता है, रेगुलर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि पेंटागन की कुछ टाइप्स हैं। पेंटागन कहते हैं 5 साइडेड फिगर को। अब रेगुलर पेंटागन वो होगा जिसमें तमाम 5 साइड्स उसकी इक्वल होंगी। इसी तरह रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि 6 साइडेड फिगर लेकिन उसकी तमाम 6 साइड जो है आपस में इक्वल हों। और पेरीमीटर हमें पता है कि तमाम साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो अगर इसकी पेंटागन की साइड्स 5 होती हैं तो इसकी पेरीमीटर हम 12.5 है। जो सम है इन 5 साइड्स का, 1 + 2 + 3, मतलब ये साइड्स के नंबर में बता रहा हूँ, वैल्यूज नहीं है। इस तरह अगर ये 5 साइड्स हैं इनका सम है जिसका आंसर 12.5 आ रहा है, तो आप अगर 12.5 को 5 से डिवाइड करें तो आपके पास एक साइड आ जाएगी ना, जो कि 2.5 बनती है इस केस में। और क्योंकि हमें पता है कि ये रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन है, तो इसका मतलब है कि ये
तमाम साइड्स ही 2.5 ही होंगी। ओके, अब ये हमने एक लेंथ निकाली है इसकी। अब इसी तरह इसको अगर कंसीडर करें हेक्सागोन को, तो इसमें 6 साइडेड फिगर है। इसमें हम इस 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक साइड आ जाएगी, और ये भी 2.5 आता है। तो दोनों का आंसर 2.5 हमारे पास आ रहा है। दोनों की लेंथ जो है वो 2.5 ही आ रही, अपने अपने पैरामीटर की बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। तो दोनों इक्वल आ गई क्वांटिटी, तो ऑप्शन सी जो ये किसी ने मार्क किया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। मजीद फिर हम कल से स्टार्ट करते सर इसमें ये बताएं कि ये जो सी में आपने ट्रिक लगाया है इसका कैसे पता चलता है ये सी इसका आंसर है? वो तो समझ आ गया, क्वांटिटी ए और बी मैच हो रही है, मगर हैं। ये जी जी, ए बी सी और डी में कैसे पता चल रहा है? पहले भी सी पे लगाया, इस पे भी सी, ये कैसे देख रहे हैं? ये मैं ये आपको समझ नहीं अभी आ रहा। एक एक मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा ऊपर, अच्छा एग्जाम्पल। ये पहले भी बस डिस्कस सही है, किया था कि अच्छा ठीक ये है, जो ठीक है सर, बस ठीक है, क्वांटिटी, समझ आ गया। द टू क्वांटिटीज आर इक्वल, बस सही है, समझ आ गया, ठीक, थैंक यू सर। जो जो क्वेश्चन है ना जिसमें हमें क्वांटिटी ए और बी दिया होगा, उन क्वेश्चन टाइप को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन। ठीक ठीक है है, सर, तो ठीक, समझ आ गया उसमें जी। उसमें ये चार चीजें जो ऑप्शन है ये पेट है, ये हमें दिए हों या ना दिए हों, ये हमें याद होने चाहिए कि ए का मतलब अ- है कि क्वांटिटी ए बड़ी है, बी ऑप्शन का सही है। मतलब है क्वांटिटी बी बड़ी है, सी में दोनों इक्वल होती हैं, और फोर्थ में कोई भी अगर उसका हम डिसीजन नहीं कर पा रहे कि ऊपर वाले तीनों ऑप्शन में से कोई अगर फिक्स्ड आंसर नहीं निकल रहा एग्जैक्ट, तो फिर हम ऑप्शन डी की तरफ चले जाते हैं। ये ठीक हो भी गया सर, किसी ठीक, थैंक यू। किसी क्वेश्चन में आएगा तो वो समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। चले मजीद अब नेक्स्ट फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 3 से देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।